हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू प्रोसीवीटी। तो आज हम करेंगे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट सम कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। कंक्लूजन सम कैट्स आर एनिमल्स। ठीक है, तो सम कैट्स आर डॉग्स, ये तो स्टेटमेंट गलत है। ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, तो ये सही है। एंड ऑप्शन वन है कंक्लूजन जो है सम कैट्स आर एनिमल्स। एंड इसका दूसरा जो कंक्लूजन है वो है ऑल डॉग्स आर कैट्स। तो ऑल डॉग्स आर कैट्स जो है ये तो गलत है, बट सम कैट्स आर एनिमल्स ये सही है। तो ओनली वन फॉलोज, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। तो ओनली वन फॉलोज है। नेक्स्ट पे इन अ सर्टेन कोड एप्पल इज रिटन एज ELPPA, हाउ इज द वर्ल्ड रिटन इन दैट कोड। तो देखो ये तो बहुत आसान है। ELPP इसी को उल्टा लिख रखा है, ठीक है। तो इसको भी वैसे लिख रहेंगे DLROW। तो DLROW ये लो, फर्स्ट ऑप्शन ही है। चेक कर लेते हैं DLROW, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पॉइंटिंग टू अ वुमेन अमित सेड शी इज माई मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ, हु इज द वुमेन, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू अमित। तो अगर वो उसकी मदर की इकलौती डॉटर इन लॉ हो गई, यानी बहू, तो अगर इकलौती बहू है और अमित की मदर की है तो यानी उसकी वाइफ हो गई, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टेटमेंट वन ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स। स्टेटमेंट टू सम फ्रूट्स आर स्वीट, ठीक है। फिर कंक्लूजन सम मैंगोज आर स्वीट एंड और रह गया है लिखना। एंड सेकंड है ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज। देखो वन तो सही है, सब मैंगोज आर स्वीट, बट टू सही नहीं है, ठीक है। ऑल मैंगोज आर फ्रूट, चलो ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स होता है, बट सम फ्रूट्स आर स्वीट ये भी सही है, बट ये सही नहीं है। सम मैंगोज आर स्वीट, सम क्या, सारे मैंगोज ही स्वीट होते हैं वैसे, है ना। अगर आप जनरली लो तो मैंगो स्वीट होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। एंड ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज ये भी गलत हो जाएगा। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ तो ना वन है ना टू है, ना दोनों ही गलत है, नाइदर फॉलोज आ जाएगा, ठीक है ना। सम फ्रूट्स आर स्वीट ये तो सही है, बट सम मैंगोज आर स्वीट नहीं, मैंगोज तो स्वीट ही होते ना। वैसे तो देखो खट्टे भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एज अ फ्रूट आप ले रहे हो कि कुछ खट्टे होते हैं, जैसे संतरा है या कोई और फ्रूट है जो होता ही खट्टा है, वैसे ही मैंगोज है, इसका नेचर है स्वीट माना जाता है। तो आप ये नहीं लोगे कि एकदम जो एजम्पशन है वो चलती है यहाँ पे, ठीक है। तो नाइदर फॉलोज आएगा, वैसे चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो नाइदर फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 2, 6, 12, 20, 30। तो नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे आप पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करो। एंड जो नेक्स्ट नंबर है वो आएगा 42, ठीक है। तो सिंपल सा पैटर्न है, आप खुद कर सकते हो। चलो बता देता हूँ इसका एक ऐसा क्वेश्चन, आप खुद ट्राई करो। तो देखो 2 और 6 है, तो 6 - 2 करेंगे, कितना आएगा डिफरेंस 4। 12 - 6 करेंगे, डिफरेंस कितना आया 6। 20 - 12 करेंगे, डिफरेंस कितना आया 8। 30 - 20 करेंगे, डिफरेंस कितना आया 10। तो यहाँ कितने का डिफरेंस था 4, 6, 8, फिर यहाँ 10। तो अगला डिफरेंस कितने का आएगा 12 का। तो 30 + 12 42, ठीक है। चेक कर ले, ये 42 आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो इजी है ऐसे आप खुद कर सकते हो, इनमें आई डोंट थिंक लॉजिक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज ACFJO। तो नेक्स्ट क्या आएगा। तो देखो आप इनकी जो है ना पहले पोजीशन मार्क करना कि ए की पोजीशन क्या है, सी की क्या है, एफ की क्या है, जे की क्या है, फिर रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर आएगा इसका टी, ठीक है। टी की पोजीशन होती है 20 आई थिंक, ठीक है। तो आप चेक करना, आपको समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है। तो बी आंसर टी, ठीक है। नेक्स्ट पे आ गए। पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, then turns east and walks 3 kilometer, then south for 2 kilometer. How far is he from his starting point? तो देखो अगर ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो अगर आपको जैसे
5 किलोमीटर नॉर्थ क्या ईस्ट क्या, आपको इसमें अगर आप माइंड में नहीं कर सकते हो तो आप पहले एक पेपर लेना, उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख देना। उसके बाद फिर आप डिस्टेंस मार्क करना कि ऐसे 5 किलोमीटर नॉर्थ में क्या है, तो ऐसे यहाँ से 5 किलोमीटर डिस्टेंस डालोगे, 5 किलोमीटर लिखोगे, फिर नॉर्थ, फिर वहाँ से टर्न्स ईस्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, तो ईस्ट की तरफ मुड़ गया, तो हम ऐसे ईस्ट की तरफ लाइन डालोगे एंड उसके बाद फिर लिख दोगे वहाँ पे 3 किलोमीटर। तो ऐसे करके एक शेप क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आप देखना स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे जो आपका डिफरेंस आएगा वो आएगा 4 किलोमीटर आंसर। ठीक है, आप पॉज करके वीडियोस जो है साथ के साथ भी कर सकते हो एंड या तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो। और अगर आपने सॉल्व कर लिया हमारे करने से पहले तो आप बहुत अच्छी बात है, आंसर मैच करो फिर। तो आया 4 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड ऑड वन आउट। देखो इनमें से चारों में से कौन सा ऑड वन आउट लग रहा है। देखो मेरे को तो देखते दिख गया ये 180। ठीक है, लॉजिक भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या, चलो दिखा आपको बता देता हूँ। 121 11 का स्क्वायर होता है, 144 12 का होता है एंड 169 13 का होता है। लेकिन 180 किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो स्क्वायर रूट है वो पॉइंट में आएगा आई थिंक, तो इसलिए ये ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, चेक करते हैं। हाँ, तो ऑड वन आउट 180 है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 फ्रेंड्स A B C and D आर सिटिंग इन अ रो। A is to the left of B, C is to the right of D and D is to the right of A, who is in the middle। तो देखो जब आप इसको देखोगे कि पेपर पे आप लिख सकते हो A B C D या A is to the left of B, तो आप B लिखो, उसके लेफ्ट में फिर आप A लिखो। तो ऐसे करके जब आप करोगे C is right of D, तो D के राइट में एंड D is right of A, तो ऐसे करके जब आप पेपर पे लिखोगे तो आपको आंसर आ जाएगा कि कौन सा मिडिल में है, कौन सा मोस्ट लेफ्ट है, कौन सा मोस्ट राइट में। ठीक है, तो फिर आपको सेंटर में पूछे साइड में पूछे आप आंसर कर सकते हो। तो इसका आंसर आएगा मिडिल में डी। ठीक है, ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। हाँ, तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फुट इज टू शू एज हैंड इज टू। फुट इज टू शू एंड हैंड इज टू। तो देखो अगर फुट में हम शूज़ पहनते हैं, पहनने की चीज़ है यहाँ, फुट उसमें पहनने की चीज़ शू, तो हैंड तो उसमें पहनने की चीज़ सिंपल ग्लव्स। जैसे शू पूरा फुट को कवर कर रहा है, पहनने को तो सारी चीज़ें पहनने की, लेकिन जो फुट है वो प्रोटेक्ट करने के लिए है। जो शू है प्रोटेक्ट करने के लिए फुट को, तो ऐसी ग्लव्स जो है वो हैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। रवीज एज इज ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन्स एज। इफ रवीज एज इज 36, व्हाट इज हिज सन्स एज। तो इसने बोला है कि रवि की एज जो है वो ट्वाइस है उसके सन की। तो अगर रवि की एज 36 है तो ट्वाइस है यानी 2x, तो इसको बाय 2 कर देंगे तो एज आ जाएगी 18 ईयर्स। ठीक है, ये बी आंसर आ जाएगा इसका। ये तो बहुत ईजी था। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ 1 Jan 2025 इज अ वेडनेसडे, व्हाट विल बी द 1 Feb ऑफ 2025। तो देखो या तो आप ऐसे वीकली बेसिस पे आप कर सकते हो कि 7 से डिवाइड करके कितना वो आ रहा है एंड उसके बाद फिर या तो आप 1 by 1 कैलकुलेट करते जाओ अगर आपको वैसे कन्फ्यूज़न होती है तो, कि एक वीक में जैसे 7 डेज़ होते हैं, तो अगर आप 1 में +7 कर दोगे तो नेक्स्ट फिर वेडनेसडे कब आएगा आपको वैसे पता चलते जाएगा। तो उसके बाद जो डेज़ बचेंगे डिवाइड करने के बाद 7 से, वो आप कैलकुलेट कर लेना कि 3 दिन मान लो रह गए, तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो ऐसे सैटरडे आएगा, 2 दिन रह गए तो थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, तो आप जब कैलकुलेट करोगे आंसर बता देता हूँ, आंसर आएगा इसका ए फ्राइडे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बर्ड, स्पैरो एंड ईगल्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए ऑल स्पैरो एंड ईगल्स आर बर्ड्स, ऑप्शन बी ऑल बर्ड्स आर स्पैरोज, ऑप्शन सी सम बर्ड्स आर नाइदर स्पैरोज नॉर ईगल्स एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो देखो ऑल स्पैरोज एंड ईगल्स आर बर्ड्स, सिंपल है ये तो, ऑल स्पैरोज आर ईगल्स एंड बर्ड्स, ये आंसर आ गया इसका। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट विल बी द मिरर इमेज इन द वर्ड लायन। देखो लायन का जब मिरर इमेज करोगे आप तो ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो साइड चेंज हो जाएगी पहली बात, तो एल से तो स्टार्ट होगा ही नहीं, एन से स्टार्ट होगा, तो NOIL, तो NOIL यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, तो NOIL, ये दोनों तो ऐसे ही कट गए, NOIL, लेकिन एल की भी तो साइड चेंज होगी, तो भाई एल इधर को थोड़ी रहेगा, एल तो इधर को रहेगा। जैसे ये बी ऑप्शन में एल है तो एल इधर को रहेगा, तो इसका आंसर वैसे तो आंसर डी आएगा, बट यहाँ एल की प्लेसमेंट चेंज कर दी है,
तो आंसर लिखने में गलत लिख दिया होगा, ठीक है, डी ऑप्शन आएगा। एंड आई आएगा यहाँ और एल की जगह आई आएगा, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है लिखने में, बट आंसर डी आएगा, ठीक है। एल स्टार्टिंग में आ जाएगा, आई यहाँ पे आ जाएगा, मिस्टेक थोड़ा कर दिया, टाइपिंग एरर, ठीक है। हाँ डी आंसर है, बस वो थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, आप समझ गए ना बस क्या कह रहा हूँ मैं। एल पहले आएगा, साइड चेंज हो जाएगी बस उसकी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ़ 8 + 4 = 96, 6 + 3 = 54, देन 7 + 2 = तो देखो इसमें सिंपल सा रिलेशनशिप है, आपको एस्टेब्लिश करना है कि 8 + 4 96 क्यों हो रहा है। वही रिलेशनशिप इसमें भी लगेगा, और जो लॉजिक दोनों में लग गया, जो रिलेशन इनका दोनों में बैठ गया, वही तीसरे में भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं आंसर बता देता हूँ, आप खुद से ट्राई करने का, ठीक है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, 2 मिनट में हो जाएगा। तो इसका जो है, इसका आंसर आएगा, आपको बता देता हूँ, चलो 63 आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका लॉजिक आप खुद ढूंढ के देखना, तीनों में कौन सा लॉजिक लग रहा है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा सोचना है बस, थोड़ा सा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये 63 आ गया इसका आंसर। अ क्यूब इज पेंटेड ऑन ऑल 6 साइड्स, देन कट इनटू 27 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज, हाउ मेनी क्यूब्स हैव एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेसेस। तो देखो जो क्यूब होता है उसकी 6 साइड्स होती है, ठीक है, एंड वो ऑलरेडी 27 पीसेस का ही होता है। जैसे 3 साइड्स होते हैं ना उसमें, तो 3 लेवल का होता है क्यूब हो गया, तो 3 इधर से हाइट होती है एंड 3 ब्रेड्थ होती है, लेंथ भी 3 होती है। तो जब आप ऊपर एक पैक पकड़ोगे, फर्स्ट वाला 3 × 3 9 हो गया, फिर सेकेंड लेवल पे आओगे 9 × 18 एंड थर्ड लेवल पे आओगे 27, तो ऑलरेडी 27 पीसेस का होता है, ठीक है। तो अब आप उसमें जस्ट कैलकुलेट करोगे 2 पेंटेड फेसेस वाले कितने होंगे। तो अगर आप सबसे ऊपर फर्स्ट पे आते हो तो 2 पेंटेड फेसेस कौन से होंगे, तो कॉर्नर वाले सारे हटा दो, ठीक है, एंड एक सेंटर वाला हटा दो, क्योंकि सेंटर वाला में सिर्फ 1 पेंटेड होता है, एंड जो कॉर्नर वाला उसमें 3 पेंटेड फेसेस होते हैं। तो कितने बच गए, तो 9 में से 4 कॉर्नर हट गए एंड एक सेंटर काट गया, तो 4 बच गए 2 फेसेस वाले। तो 4 उसके नीचे वाले पे भी 4 आएगा, ठीक है, एंड उसके नीचे वाले भी, तो 4 × 3 कितना होगा 12। तो आपके पास 2 पेंटेड फेसेस कितने आ गए 12। अब यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्यूब तो मेरे पास नहीं है, कोई शेप उसके शेप वाली चीज़ तो यार है नहीं मेरे पास अभी। आप समझ गए ना, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे एक साइड पे 9 होता है, तो जो 9 होता है उनमें से चारों कॉर्नर पे जो होता है क्यूब का पार्ट, वो जो है वो तो 3 साइड पेंटेड हो गया कि 2 कॉर्नर आ गए उसमें और एक अपर फेस का आ गया, तो चारों कॉर्नर हटा दोगे, और एक जो सेंटर में होता है वो सिंगल पेंटेड होता है, ठीक है, सिर्फ क्योंकि वो सेंटर में रहता है तो एक ही कलर का रहता है, तो वो, तो जब 5 पीस हटा दोगे, टोटल 9 पीसेस थे उसमें, 9 स्मॉलर क्यूब्स थे, तो जब 9 में से 5 हटा दो तो 4 बच गए, सिर्फ सेंटर वाले चारों कोने के, जो 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, चारों कॉर्नर पे एक एक पीस बच गए, तो 2 साइड पेंटेड होते हैं। तो ऐसे ही नीचे 2 और लेवल है, तो 4 × 3 कितने हो गए 12 हो गए, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 12। आप एक क्यूब के साथ खुद कैलकुलेट भी कर सकते हो, बाकी ईजी है, आप समझ गए होगे, आई डोंट थिंक ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है मेरे को। At what time between 4 AM to 5 AM will the hands of the clock form a right angle? तो किस टाइम 4 से 5 के बीच में जो है जो क्लॉक है उसका राइट एंगल फॉर्म करेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको चलो ये बता देता हूँ आपको कि राइट एंगल फॉर्म करने के लिए क्या लगेगा। तो अगर क्लॉक है तो उसके अंदर कभी भी राइट एंगल अगर फॉर्म करना हो तो 15 मिनट का डिफरेंस होता है, ठीक है, कि जो 15 मिनट्स 3 पार्ट्स जो कवर हो रहे हैं, 5 मिनट में आपका जो है 360 डिग्री हो गया ना, 360 डिग्री है, एंड वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है 12 में, ठीक है, तो एक पार्ट 30 डिग्री कवर करता है, ठीक है, यानी 5 मिनट्स = 30 डिग्री हो गया, तो 10 मिनट्स = 60 डिग्री एंड 15 मिनट्स = 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो जब एक सुई 12 पे हो और दूसरी सुई 3 पे हो तब जाके वो 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो 4 से 5 के बीच में आपको ऐसा टाइम ढूंढना है जिस टाइम पे कि 4 से 5 वाली आवर वाली सुई भी घूमेगी और मिनट्स वाली, तो ऐसा कौन सा टाइम होगा 4 से 5 बजे के बीच में जिस टाइम पे 90 डिग्री फॉर्म करेगा वो। तो आप खुद देख लेना 4:15, 4:20, 4:10 या 4:25, ठीक है। अगर 4:25 होगा तो जो आर वाली सुई होगी वो 4 से 5 के ऑलमोस्ट बीच में होगी, 4:20 होगा तो थोड़ा सा पहले होगी, एंड 4:10 होगा तो जस्ट 4 से थोड़ा सा आगे होगी। तो आप खुद देखना कि उनमें से कौन से टाइम पे जो है 90 डिग्री फॉर्म होगा, ओके।
तो आप हम चेक कर लेते हैं आंसर क्या है इसका। यहाँ पे है 415 यानी एक सुई 4 से 4 एंड 5 का हाफ के हाफ में एंड 15 पे। आई डोंट थिंक इस पे राइट एंगल फॉर्म होगा, है ना, क्योंकि 3 से 4 एंड 5 सिर्फ 5 मिनट्स एंड 6-7 मिनट्स का डिफरेंस हो रहा है। आई डोंट थिंक इस पे होगा, ये आंसर मुझे गलत लग रहा है। आप खुद कैलकुलेट करके चेक करना, अगर ये आंसर मेरे को गलत लग रहा है आपको डिस्क्रिप्शन में राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये मेरे को गलत लग रहा है ऑप्शन, ठीक है। 5 people A, B, C, D and E are sitting in a circular arrangement facing the center. A is to the intermediate right of B, C is to the intermediate left of D, E is next to A, who is sitting opposite to B. तो इसका सेम वही है कि आप जब ए बी सी डी एक पेपर पे मार्क करोगे एंड उसके बाद जो जो लिखा है कि ए इज़ इंटरमीडिएट राइट टू बी, तो आप बी लिखना, उसके राइट में आप ए लगाना। सी इज़ इंटरमीडिएट राइट टू डी, तो वैसे ही सी का करना, और वैसे ही ए इज़ नेक्स्ट टू ए, तो जहाँ पे ए हो उसके नेक्स्ट में आप ए लगाना, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आप देखना कि बी के ऑपोजिट में क्या आ रहा है, तो बी के ऑपोजिट में आपको आएगा डी, ठीक है, सी। बट आपको खुद कैलकुलेट करके देखना है, कैलकुलेट कह रहा हूँ मैं, खुद ड्रॉ करके आप देखोगे जब एक बार, तब आपको समझ आएगा कि क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आप 3-4 बार करोगे, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन पेपर पे ड्रॉ करके खुद से, तो आपको फिर कई बार है ना ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब इजी क्वेश्चन होगा या ज़्यादा घुमाया नहीं होगा, तो आपको फिर माइंड में ही समझ आ जाएगा कि अच्छा ये इसके सामने है, इसके सामने, तो इसके सामने आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, डी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 8 people P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting in a straight line facing north. Q is second to left of R, W is second to left right of Q, P is at one of the extreme ends, U is in the second to right of P, T is not an intermediate neighbor of R, who is sitting exactly in the middle. तो sitting in a straight line है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन है, पिछले वाले में सर्कल था आई थिंक, हाँ सर्कुलर अरेंजमेंट था, इसमें स्ट्रेट है। तो आप जो जो स्टेप्स बोले हैं वो आप वैसे ही लिखते जाना, जिसकी प्लेसिंग जहाँ बोली है। क्यू इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो आर और क्यू के बीच में फिर कोई आएगा और आर के लेफ्ट में है क्यू, ठीक है। तो ऐसे ही आप जब लिखते जाओगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा एंड आंसर आएगा आपका वी, ओके। हाँ वी आ गया आंसर, ये हाँ सी है वी। नेक्स्ट पे चलते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ रमेश सेड शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। तो इसने अपने रमेश ने बोला कि शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, हाउ इज़ द वुमेन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू रमेश। तो रमेश ने क्या बोला कि ये इकलौती बेटी है, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, तो उसके पापा के इकलौते बेटे की बेटी है, तो यानी उसी की बेटी हो गई ना भाई। और उसके पापा का इकलौता बेटा जो है, रमेश कह रहा है कि ये मेरे पापा का इकलौता बेटे की बेटी है, तो जब इकलौता बेटा है नहीं तो ही हो गया फिर, एंड उसकी इकलौती बेटी ओनली डॉटर, तो वो उसकी बेटी हो गई खुद की, ठीक है। डॉटर आ गया, ओके। थैंक यू गाइस, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आप जो है प्रैक्टिस करते रहें एंड हम ऐसे ही रोज़ साथ में आपके लिए अलग अलग क्वेश्चंस लेके आएंगे, ओके। थैंक यू एवरीवन।